नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बंगाल रेप केस में ममता सरकार को तगड़ा झटका, मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान, 3 जजों की बेंच 20 अगस्त को करेगी सुनवाई। बांग्लादेश पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। शाह ने हिंदू शरणार्थियों को दी भारत की नागरिकता, विपक्ष में मचा बवाल। झारखंड में सियासी घमासान हुआ तेज, कई विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। एमवीए में सीएम पद को लेकर छिड़ी रार, संजय राउत ने फिर की उद्धव को सीएम फेस बनाने की मांग, कांग्रेस ने दिखाए तेवर। पदयात्रा निकाल रहे सिसोदिया बीजेपी पर भड़के, बोले दिल्ली विधानसभा चुनाव तक मुझे जेल में रखने की साजिश फेल। और खबरों में सबसे पहले बात ममता सरकार को लगे तगड़े झटके की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में ममता सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच मंगलवार 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस से खत लिखकर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था। इस मामले में कितना बड़ा झटका ममता सरकार के लिए? देखिए, अंतरात्मा जग गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, और ये अंतरात्मा तब जग रही है जब ऑलरेडी टीएमसी के अंदर लोग आवाज उठाने लग गए हैं। एक सांसद ने सामने आकर के कहा कि कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को कस्टोडियल इंटरोगेशन होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जानी चाहिए, प्रिंसिपल की कस्टोडियल इंटरोगेशन होनी चाहिए। जब जिस पार्टी की सरकार है उसके ही बड़े बड़े लीडर अब सामने, दबी जुबान तो कह ही रहे थे, लेकिन जब सामने आकर के कह रहे हैं तो मुझे लगता है उसका दबाव चीफ जस्टिस के ऊपर भी पड़ा होगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बाद में लोग थू थू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आप सिलेक्टिव तरीके से, मणिपुर में तो आपको नजर आ जाता है, बाकी दूसरे केसेस में तो नजर आ जाता है, और आग के सामने कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप चुप साध के बैठे हुए हैं। ये आगे आने वाले समय में बहुत क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। इसलिए दबाव में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह काम किया है, क्योंकि अगर ऑन मेरिट किया गया होता तो पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेकर, संज्ञान लेकर के अब तक बहुत सारे फैसले ले चुकी होगी। अब 20 तारीख को सुनवाई है, सो मोटो ने आप तो ले चुके, लेकिन अब देखना है कि ममता की सरकार वहां की पुलिस के खिलाफ आप कैसा फैसला देते हैं। तो एक तो मसला यह हो गया। उधर ममता बनर्जी की जाति जारी है। जिन जिन लोगों ने ट्वीट किया, जिन जिन लोगों ने फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर कुछ बातें रखी, उसको नोटिस भेजा जा रहा है, पुलिस थाने बुलाया जा रहा है, डॉक्टर्स को भी बुलाया जा रहा है, लीडर्स को भी बुलाया जा रहा है, पत्रकारों को भी बुलाया जा रहा है। ये लड़ेंगे तानाशाही से। जो खुद तानाशाह होते हैं उनके मुंह से संविधान, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, तानाशाह जैसे शब्द जो है वो शोभा नहीं देती। बिल्कुल। और खबरों में अब बात अमित शाह की। अमित शाह के बड़े एक्शन की। जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के साथ साथ शाह लगातार बांग्लादेश पर भी काफी एक्टिव बने हुए हैं। आज गुजरात दौरे पर पहुंचे शाह ने हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी। सीएए के तहत 188 हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दी गई। शाह ने इस मौके पर कहा, जब बांग्लादेश में विभाजन हुआ था तब वहां 27% हिंदू थे, आज 9% हैं। इतने हिंदू कहां गए? पड़ोस के देश से हिंदू कहां गए? हम 2019 में सीएए को लेकर आए। सीएए से करोड़ों हिंदू, जैन और सिख धर्म के लोगों को नागरिकता मिलेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि सीएए को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया। सीएए कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाती है। कुछ राज्य सरकारें सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। इंडिया अलायंस और कांग्रेस वाले सीएए को लेकर शरणार्थियों को गुमराह कर रहे हैं। वहीं शाह के नागरिकता देने पर फिर से विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया है।
हिंदू और खासतौर से बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर जिस तरह से शाह एक्शन में है, उससे विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो पेट में दर्द हो रहा है तो आप जाकर के टेबलेट ले। क्या हो गया भाई? इतना दिन तुम लोगों ने तमाशा किया शाहीन बाग में, दंगे भी भड़काए, 53 लोगों की मौत हो गई, हिंदू मुसलमान सबकी। हत्यारी राजनीति है तुम्हारी। कानून आ भी गया, लागू भी हो गया, किसी की नागरिकता तो गई नहीं। नागरिकता मिल रही है जिनको जरूरत थी, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो सताए हुए लोग हिंदुस्तान आएंगे उनको शरण दिया जाएगा। किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाने वाली है। और इस पे कितनी घटिया और गंदी राजनीति हुई। उन मौलवी मौलानाओं को और खुद को सेकुलर नेता बताने वालों को अब उनकी दाढ़ी पकड़ के ये सवाल पूछना चाहिए कि बताओ किसकी नागरिकता गई, किसको डिटेंशन कैंप में रखा गया, किससे कागज कागज नहीं दिखाएंगे, ये नारा होता था ना, किसी से कागज मांगा गया क्या? नहीं मांगा गया। ये है विपक्ष की असली, उसका कतई चेहरा कि आप लोगों को भड़का के, झूठ बोलकर, आप लोगों के भावनाओं को भड़का कर राजनीति रोटियां सेकते हैं। इसका आज इसलिए आज अमित शाह ने बांग्लादेश भी याद किया, पाकिस्तान भी याद किया और किस तरीके से सीए के ऊपर मुसलमानों को गुमराह किया गया ये भी उन्होंने आज रेखांकित किया। बिल्कुल। खबरों में अब बात झारखंड की सियासत में मचे हाहाकार के। झारखंड में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले वहां सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है। चंपई सोरेन 3 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलकाता होते हुए दिल्ली आए हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो दिल्ली अपने निजी काम से आया हूं, मेरा तो दिल्ली आना जाना लगा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता में मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। चंपई ने कहा मैं जहां था अभी तो वहीं हूं। लेकिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल से जेएमएम का नाम प्रोफाइल से हटा दिया है। तो क्या वो वाकई में बीजेपी में आने का मन बना चुके हैं? क्या संकेत है? क्या वाकई में वो बीजेपी में आ रहे हैं? कोई संकेत मेरे बात नहीं है। द डील इज डन। और चंपई सोरेन ने बता दिया, जेएमएम का झंडा हटा दिया, अपने घर से भी हटा दिया। मीडिया वाले उनके घर के पहुंचे तो पहले तो वो जेएमएम का झंडा होता था, अब वहां पर झंडा नहीं है। बात तो क्लियर है। और दूसरी चीज, इस खबर के ऊपर मुहर लगा दी हेमंत सोरेन ने। आज हेमंत सोरेन कहीं भाषण दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि चंपई सोरेन कहीं नहीं जा रहे हैं, उल्टा वो भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी वाले किसी को भी पैसे देकर के खरीद लेते हैं, इनका ये काम है पार्टी तोड़ने का, घर तोड़ने का, ये उनका काम है। तो घर तो पहले ही टूट गया। भाभी तो चली आई भारतीय जनता पार्टी में, अब चंपई सोरेन और बाकी लोग आ गए। भाई ऐसी पार्टी क्यों चलाते हो कि जो तुम्हारे एमएलए बिक जाते हैं? भाई जब आपके लोग बिकने को तैयार हैं तो खरीदार तो हर चीज का खरीद आपको बाजार में मिल जाएगा। तो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कि आपने किस तरीके से दुर्व्यवहार किया, बेइज्जत किया, बड़े ही अनसेरेमोनियस तरीके से चंपई सोरेन से सत्ता भी छीन ली, कुर्सी भी छीन ली और उसके बाद उनके खिलाफ ही आपने साजिश करना शुरू कर दिया। आप डिक्टेट करेंगे कि भाई अगर तुम अपने बेटे के लिए लो टिकट या खुद लो। अभी वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद डिप्टी वो सीएम रह चुके। वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए अलग अलग जगहों पे, उनको साफ मना कर दिया गया कि नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, तुम अपने खानदान से सबको लड़ाओ। और एक जो सीएम रह चुका है वो अपने बेटे और खुद के लिए टिकट मांग रहा है, आपने उसको बेइज्जत करके भगा दिया तो क्या आरती उतारेगा? गलती आपकी और ठीकरा किसी और पे आप फोड़ेंगे। ये जो पार्टी की जो दुर्गति हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो स्वयं हेमंत सोरेन है। और आने वाले वक्त में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी इसका बड़ा खामियाजा सोरेन को भुगतना होगा। खबरों में अब बात संजय राउत की। मुंबई में 16 अगस्त को महाविकास अघाड़ी की रैली हुई थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की मांग की थी, जिस पर शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने चुप्पी साध ली थी।
उद्धव ठाकरे की इस बात को महाविकास आघाड़ी में दरार के रूप में देखा गया। अब इस मामले में सांसद संजय राउत ने उद्धव का बचाव किया है। राउत ने कहा है कि उद्धव ने मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस और एनसीपी के किसी भी नेता को समर्थन देने की पेशकश पर बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं छोड़ी है, ये भी राउत ने कहा। संजय राउत ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने के ठाकरे की मांग के पीछे दबाव की राजनीति के दावों को भी खारिज किया है। संजय राउत के बयान को यहां पर कैसे देखा जाए? देखिए, मुझे तो लगता है संजय राउत की बहुत लंबी जुबान है, बड़े अच्छे से चलती है, बड़े अच्छे से। क्या कह रहे हैं वो आजकल? भाई ये तो दुनिया के सामने, ये अघाड़ी वालों की मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि भाई चीफ मिनिस्टर होना जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने कहा हमें नहीं बनाते हो तो किसी और को बना दो, क्योंकि अगर बनाओगे नहीं तो एक दूसरे को लोग हराने में लग जाएंगे। ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? आप तो ये साफ कह रहे हैं कि मुझे नहीं बनाओगे तो हम फिर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तुम्हारे उम्मीदवारों को हराएंगे। ये फॉर्मूला ठीक नहीं है कि जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होगी उसको चीफ मिनिस्टर हो। मतलब आप, वो कहते हैं कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीगे पानी। आप इस तरह की राजनीति करना चाह रहे हो कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री नहीं होगा, जो सबसे छोटी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। ऐसे कहीं होता है? तो कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया। अब संजय राउत आए, वो बोले कि देखिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, नाखून कटा करके है, नाखून कटा करके शहीद कोई बनता है? आपने क्या किया? दूसरा दाव, ये देखिए राहुल गांधी कितने महान हैं। इसलिए मैंने कहा जुबान बड़ी लंबी है। राहुल गांधी की चमचागिरी में लग गए संजय राउत कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित अगर हमने कर दिया होता, पहले यही लोग मना कर रहे थे, इंडी गठबंधन वाले, ये सब लोग मना किया कि कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। और अब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दिया गया होता तो 30-40 सीटें और आ गई होती, फिर हमारी सरकार बन गई होती, तब बीजेपी 210 पे आ जाती और हम लोग बढ़ के चले गए होते 272 के ऊपर, हमारी सरकार बन जाती। ये बयान किस लिए? कि राहुल गांधी खुश हो जाए। बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो आप देखिए कि पहले आप धमकाते हो, फिर ब्लैकमेल करते हो, बयानबाजी करते हो, और जब सब कुछ से हार जाते हो तो फिर चमचागिरी करने पे उतर गए हो। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि हम सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन होगा अगर हम चुनाव जीतने में कामयाब। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए ये सारे बयान शिवसेना की तरफ से आ रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात मनीष सिसोदिया की। जेल से बाहर आने के बाद से मनीष सिसोदिया सुपर एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली के परपरगंज में अपनी पदयात्रा के दौरान कहा कि उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जेल में रखने की बीजेपी की साजिश हनुमान जी की कृपा से नाकाम रही। सिसोदिया ने कहा है कि उनके और केजरीवाल पर केंद्र सरकार आतंकवादियों और ड्रग तस्करों जैसे मुकदमे दर्ज करवा रही है। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया। सिसोदिया बीजेपी के साथ साथ अपनी पार्टी के नेताओं को भी जाने अनजाने निशाने पर ले रहे हैं। तो ये सिसोदिया का जो ये बयान आया है, निशाना कहीं और यहाँ पर देखिए, सिसोदिया और आम आदमी पार्टी इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स है। सुप्रीम कोर्ट आपको पिछली बार बेल नहीं दे सकी तो वो साजिश किसकी थी? प्रधानमंत्री की साजिश थी, है ना? आप यही कहना चाह रहे हो? ये जजेस जो हैं वो उनके सामने इस तरह के बयान को देना चाहिए कि मुझे जेल में रखने की साजिश हो रही थी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया था पिछली बार, तो उस साजिश में जजेस भी शामिल हैं, तभी तो ऐसा होगा। हाईकोर्ट के जज भी शामिल होंगे, राव रेवेन्यू कोर्ट के जज भी शामिल होंगे। भाई लोग सुनते नहीं कि क्या उनके मुंह से क्या गंदी जुबान निकल रही है। दुनिया में सब कुछ साजिश ही हो रहा है? हमें जेल में रखने तक की साजिश। तो भाई क्यों मिल गया बेल? क्यों मिल गई बेल? भाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया, कोर्ट के आदेश पे तुम जेल गए, कोर्ट के आदेश से तुम बाहर आए। कहां से आ गए बीच में हनुमान जी? भाई हनुमान जी का आशीर्वाद रहता तो ये घुसते और ये निकल आते बाहर। अगर सीबीआई ईडी के पास सबूत नहीं होती, यूं तुमको गिरफ्तार किया गया होता, यूं तुम बाहर आ गए होते।
तुमने चोरी नहीं की होती तो तुम यूं गए होते, यूं बाहर आ गए होते। ये 17 महीने गुजारने के बाद ये तो देश का कानून है कि मिनिमम सजा जो होती है वो उसके हाफ अगर आपने जेल में काट लिए हैं तो ऑटोमेटिकली आप बेल के हकदार हो जाते हो गए 17 महीना हो गया। और आप ये समझ लीजिए, कैलकुलेशन भी समझा देता हूं मैं कि ये जो जेल के अंदर 3 साल मिनिमम है तो 18 महीने हुए। तो 18 महीने की काउंटिंग किस तरीके से होती है, वो जेल के अंदर में सैटरडे संडे और जो गेस्टेड हॉलीडेज होते हैं उसको एक्स्ट्रा दिन माना जाता है। इसलिए जब 20 साल की सजा होती है, उम्र कैद 20 साल की अगर मिलती है तो वो टोटल जो पीरियड होता है वो कितने का होता है, कुछ 14 साल कुछ महीने के हिसाब से। तो ये आपका आधा सेंटेंस पूरा हो गया था, इसलिए आपको बेल मिल गई। कहां इधर उधर की बातें करने में, लोगों को बहकाने में लगे हुए। इसलिए मैं कहता हूं इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। हर बात में झूठ बोलना इन लोगों की आदत हो गई। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों के पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।